बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशावर में पुलिस लाइन में होने वाले धमाके में अब तक 90 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं, जबकि ज़ख्मी होने वालों की तादाद 170 बताई जा रही है। और फिर अभी तक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। वहाँ पे मलबे के अंदर अब भी लोग दबे हुए हैं। उनमें से कई को ज़िंदा हालत में भी निकाला गया है और कई की लाशें निकाली जा रही हैं। इस एरिया में पुलिस लाइन में कहा यह जाता है कि 4000 ख़ानदान आबाद हैं और ये भी शक का इजहार किया गया है कि वहाँ पे दहशतगर्द पहले से मौजूद था। इतने लोगों में दहशतगर्द का मौजूद होना और वहाँ पे क़याम करना भी बईद क़यास नहीं है। ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कई रोज़ से वहाँ पे दहशतगर्द मौजूद हो, लेकिन ऐसी कार्रवाई, ऐसा धमाका, इस तरह का हमला सहूलतकारी के बगैर होना नामुमकिन है। सहूलतकारों के हवाले से हमने हमेशा ये बात की है कि जब तक उनके साथ आईनी हाथों से नहीं निपटा जाता, तब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा नामुमकिन है। पाकिस्तान से दहशतगर्दी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद आज फिर दहशतगर्द सर उठा रहे हैं। किसी पे हम इल्ज़ाम देने की कोशिश नहीं करते, लेकिन इस धमाके की ज़िम्मेदारी टीटीपी की तरफ से कबूल की गई है। इसको कलअदम करार दिया गया था और ये वही लोग हैं जो पहले भी पाकिस्तान को यरगमाल बना चुके थे, लेकिन फिर पाक फ़ौज की तरफ से इनके ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम किया गया, इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया। पहले ज़रब-ए-अज़ब और उसके बाद फिर रद्दुल-फ़साद। इन 2 ऑपरेशन में इन लोगों को पाकिस्तान से निकाल बाहर किया गया। कई मारे गए, कई गिरफ़्तार हुए और ज़्यादातर अफ़गानिस्तान में चले गए। ख़ुसूसी तौर पर ज़रब-ए-अज़ब के दौरान ये ऑपरेशन जनरल राहील शरीफ की तरफ से शुरू किया गया था। जनरल राहील शरीफ आज बेतरह से याद आए हैं, क्योंकि जनरल राहील शरीफ वो आर्मी चीफ थे जिन्होंने दहशतगर्दी और दहशतगर्दों का ख़ात्मा करने के लिए अपनी फ़ौज को आखिरी हद तक इस्तेमाल किया। जैसे ही पाक फ़ौज की तनसीबात पर किसी किस्म का हमला होता था, तो जनरल राहील शरीफ की तरफ से फौरी तौर पर उसका जवाब दिया जाता था। APS के बाद पाक फ़ौज का सब्र जवाब दे गया और फिर जिस तरीके से कराची एयरपोर्ट पर हमला किया गया था, उसके बाद फिर इस ऑपरेशन की नौबत आई। ज़रब-ए-अज़ब फिर अपने हतमी अंजाम तक पहुंचता हुआ नज़र आया, लेकिन फिर भी दहशतगर्दी के खाल खाल वाक़यात हो जाते थे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि नेशनल एक्शन प्लान में अगर किसी शिक पर कम अमल किया गया तो वो दहशतगर्दों के सहूलतकारों के हवाले से था। दहशतगर्दों के सहूलतकारों को हमेशा से कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलती रही, अदारों के अंदर से भी, अदारों के बाहर से भी। यही जनरल राहील शरीफ थे जिन पर बहुत ज़्यादा दबाव था जब वो आर्मी चीफ बने थे कि दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, और उनकी तरफ से भी इस हवाले से हमायत की गई थी। जब ये देखा गया कि दहशतगर्द बेकाबू हो रहे हैं और वो सर चढ़ते जा रहे हैं, किसी की नहीं सुन रहे हैं, अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं और अपनी मर्ज़ी के मुज़ाकरात चाहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के कई इलाकों को यरगमाल बना लिया था, वहाँ पे अपनी हुकूमत कायम की हुई थी। इस दौरान फिर जनरल राहील शरीफ की तरफ से उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन का फ़ैसला किया जाता है। ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी जिसने दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात की बड़ी कोशिश की, और ये जनरल राहील शरीफ के साथ कुछ नाराज़ भी हुए। लेकिन जनरल राहील शरीफ ने जब ये देखा कि ये लोग तो GHQ तक पहुँच गए हैं, पाकिस्तान के एयर बेसेस पर और पाकिस्तान के महरान जैसे नेवल बेसेस पर, ISI के हेडक्वार्टर्स पर, कई पाकिस्तान एयरफोर्स के बेसेस को निशाना बना चुके हैं, कई आर्मी की तनसीबात को तबाह कर चुके हैं, तो उसके बाद फिर जनरल राहील शरीफ का सब्र जवाब दे गया और फिर उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन किया, उसके बाद फिर दहशतगर्दों का पाकिस्तान में रहना नामुमकिन हो गया। वही तरीक़ाकार जारी रहना चाहिए था और जारी भी रहा। जनरल कमर जावेद बाजवा शुरू में जनरल राहील शरीफ की ट्रू कॉपी साबित हुए। उनकी तरफ से भी दहशतगर्दों को नाबूद करने के लिए बड़ी कार्रवाइयाँ की गई, बड़े ऑपरेशन किए गए, रद्दुल-फ़साद उन्होंने शुरू किया था। लेकिन जब फिर जनरल कमर जावेद बाजवा सियासत में ज़्यादा ही मुलव्वस हो गए, तो उनकी फिर दहशतगर्दों से नज़रें दूर होती चली गईं और फिर ये हुआ कि जनरल बाजवा के इमा पर पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया।
اس کے بعد پھر دہشت گرد پاکستان میں سر اٹھانے لگے اور پھر نوبت اس حد تک آ گئی ہے کہ پولیس جیسے سیکیور ایریا میں بھی حملہ ہو جاتا ہے اور ہمارے وزیر اعظم صاحب آرمی چیف کو لے کر ہاسپٹل میں جاتے ہیں، وہاں کچھ زخمیوں کی تیمارداری کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کی طرف سے بیان سامنے آتا ہے کہ دہشت گردوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ان کو نابود کر دیں گے۔ یہ ساری زبانی باتیں ہیں۔ اگر جنرل راحیل شریف کا دور ہوتا، میں نے جیسا پہلے کیا کہ آج وہ بے طرح سے یاد آئے ہیں، اگر ان کا دور ہوتا تو پھر دہشت گردوں کا پیچھا کیا جاتا۔ جنرل راحیل شریف سے مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے گاؤں کے قریب گاؤں ایک کوٹ نامدار ہے، وہاں کے ایک جاگیردار تھے، وہ یونین کونسل کے چیئرمین بھی تھے، بڑے مذہبی آدمی تھے، لیکن نوجوانی میں ان کے والد کو قتل کر دیا گیا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ میاں لاجوایہ کو جب پتہ چلا کہ ان کے مخالفوں نے ان کے والد کو قتل کر دیا ہے تو انہوں نے اپنے باپ کی لاش اٹھانے سے پہلے اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر وہ وہاں تک پہنچے، وہاں انہوں نے اپنے دشمنوں کو اٹھایا، ان کو مارا، مارنے کے بعد ان کی لاشوں کو آگ لگائی، اس کے بعد انہوں نے اپنے باپ کی لاش کو اٹھایا۔ جنرل راحیل شریف بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ جیسے ہی دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا تھا، جیسے ہی پاک فوج پر کوئی حملہ ہوتا تھا، جنرل راحیل شریف اپنے جوانوں کی لاشیں اٹھانے سے پہلے دہشت گردوں کی کئی لاشیں گرا دیا کرتے تھے۔ تو آج شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم دہشت گردوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ یہ ساری زبانی باتیں ہیں۔ جب دہشت گردی ہوتی ہے تو پھر ایک لمحے کے لیے بھی انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جنرل عاصم منیر صاحب اپنے وزیر اعظم کے ساتھ ہاسپٹل میں زخمیوں کی عیادت کرتے ہوئے نظر آئے۔ ان کو تو اس وقت چاہیے تھا کہ وہ آپریشن روم میں موجود ہوتے، اور یہاں کہیں بھی دہشت گردوں کے حوالے سے کوئی بھی اطلاع تھی وہاں کی زمین کو تہس نہس کر دیتے۔ یہی دہشت گردوں کا انجام ہونا چاہیے اور اسی کی ہمیں امید بھی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ امید کب بار آتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ دہشت گرد پاکستان کو ایک بار پھر یرغمال بناتے ہوئے نظر آئے جس طریقے سے پہلے بنا رہے تھے، اور جنرل راحیل شریف نے ان کی ساری منصوبہ بندیوں کو، ساری سازشوں کو ناکام بنا دیا تھا۔ تو ناظرین، دہشت گردی کے واقعے کو لے کر کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انتخابات تاخیر کا شکار ہو جائیں۔ کون سے انتخابات؟ KPK میں 90 دن میں انتخابات ہونے والے ہیں، پنجاب میں 90 دن میں انتخابات ہونے والے ہیں۔ اب ان انتخابات میں 90 دن نہیں بلکہ 80 سے بھی کم دن رہ گئے ہیں، اور کچھ لوگوں کی طرف سے دہشت گردی کو جواز بنا کر کہا جا رہا ہے کہ انتخابات ہو سکتا ہے کہ تاخیر کا شکار ہو جائیں۔ تو کیا اس کے پس منظر میں یہ دیکھا جائے کہ ایسے دہشت گردی کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ اس سے آگے ہم زیادہ نہیں کہنا چاہتے۔ ایک طرف ہمارے سیکیورٹی ادارے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کسی بھی حد تک جا رہے ہیں، اور دوسری طرف دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے سیکیورٹی ادارے وہ کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ ایک طرف دہشت گردی کا یہ واقعہ ہوتا ہے، دوسری طرف سوابی میں ہی ہمارے سیکیورٹی اداروں کی طرف سے بڑا آپریشن کیا جاتا ہے۔ 3 دہشت گرد ان کے سامنے آتے ہیں جن کو ہتھیار ڈالنے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن وہ ہتھیار نہیں ڈالتے، ان میں سے 2 خود کو اڑا لیتے ہیں جبکہ ایک کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ پھر ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ہوا ہے، وہاں بھی ہماری پولیس کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ہمارے ادارے، ہماری فوج، ہمارے دیگر سیکیورٹی ادارے اور ہمارے پولیس والے اپنی جانیں نشاور کر کے دہشت گردوں کا خاتمہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، لیکن ہماری حکومت اور اس کی درباری کیا سوچ رہے ہیں کہ انتخابات کو ان دہشت گردی کے واقعات کو جواز بنا کر ملتوی کر دیا جائے، تاخیر کا شکار کر دیا جائے۔ ایک طرف دہشت گردی کا پشاور میں مسجد میں بہیمانہ واقعہ ہوتا ہے، دوسری طرف انہی دنوں پاکستان میں اور بھی ایسے ہی واقعات ہوتے ہیں جو انتہائی زیادہ افسوسناک ہیں۔ ان میں بھی کہیں نہ کہیں پہ سیکیورٹی لیب نظر آتا ہے۔ ایک تو ٹانڈا ڈیم، کوہاڑ کے قریب ڈیم ہے، وہاں پہ مدرسے کے بچے پکنک کے لیے جاتے ہیں، 40 لوگ کشتی پر سوار ہو جاتے ہیں، ڈیم کی سیر کرتے ہیں، بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو کشتی الٹ جاتی ہے، تو اس میں سے 7 سال کی عمر سے لے کر 14 سال کے بچے ڈوب جاتے ہیں۔ ان میں سے 16 کی لاشیں نکالی گئی ہیں، ان کی عمریں 14 سے 7 سال کے درمیان ہیں۔ یہ لوگ پکنک کے لیے گئے تھے۔ انتہائی زیادہ افسوسناک واقعہ ہوا۔ آخر کار انتظامیہ نے اتنے بچوں کو، اتنے بڑوں کو کشتی میں کیوں سوار کیا جس کی گنجائش نہیں تھی؟ 40 لوگ سوار تھے، گنجائش کم کی تھی، 16 بچوں کی لاشیں اب تک نکالی جا چکی ہیں۔
वहाँ भी ऑपरेशन जारी है। शदीद सर्दी है, यख बस्ता पानी है, जिसमें जो बच्चे डूब गए या नौजवान डूब गए, उनका फिर जिंदा बाहर निकलना एक मौजज़ा ही है। और वहाँ पे ये मौजज़ा ज़रूर हुआ है। वहाँ पे भी इमदादी कार्रवाइयाँ अभी तक जारी हैं। और इससे पहले फिर एक वाक़या लसबेला में हुआ। कोयटा से कराची आने वाली बस खाई में गिर गई और उसको आग लग गई। फैसल ईदी के मुताबिक उस बस में 2000 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल था जो ईरान से स्मगल किया जा रहा था। उसको कराची लाया जा रहा था कि बस खाई में गिरी और पेट्रोल को आग लगी, जिससे 42 लोग मौका पर जलकर जिंदा जाँ बहक हो गए और सिर्फ 3 लोगों को बचाया जा सका। ये भी सिक्योरिटी लैप है। आखिरकार ईरान से बसों में पेट्रोल क्यों स्मगल किया जा रहा था। और फिर पेट्रोल की बात कर लें कि पेट्रोल पाकिस्तान में इतना महंगा कर दिया गया है कि यहाँ कहीं से भी लोगों को सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, वहाँ से लोग लाने की कोशिश करते हैं और अपनी जानों की भी परवाह नहीं करते। अपनी जान गंवा देते हैं, दीगर लोगों की जान भी ले लेते हैं। अब पाकिस्तान रूस के साथ मुआहदा करने जा रहा है। रूस से पाकिस्तान को पेट्रोल मिल रहा है। अमेरिका ने भी पाकिस्तान को रूस के साथ मुआहदा करने की इजाज़त दे दी है। आखिरकार रूस से आने वाला पेट्रोल कितना सस्ता होगा। पेट्रोल तो आज भी आलमी मार्केट में सस्ता हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये इजाफा कर दिया गया। तो क्या पाकिस्तानियों को रूस से आने वाला मार्च में पेट्रोल सस्ता मिल सकेगा? नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है? इन लालची हुक्मरानों के होते हुए नाज़रीन, क्या आपको नज़र आता है कि रूस से सस्ता पाकिस्तान बरामद होने वाला पेट्रोल आवाम को भी सस्ता मिल सकेगा? मुझे नज़र नहीं आता कि इन लोगों के अपने अखराजात पूरे नहीं हो रहे। इनको तो आलमी मार्केट से भी सस्ता तेल मिल रहा है, लेकिन कहीं अपनी जेबें भरने के लिए और कहीं IMF के मुतालबात पूरे करने के लिए पाकिस्तानियों को वो पेट्रोल इंतहाई ज़्यादा महंगा बेचा जा रहा है। पाकिस्तानियों के लिए ये लम्हा फिक्रिया ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानियों के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होती हुई भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि पेट्रोल जितना महंगा हो चुका है, महंगाई की एक और लहराती हुई नज़र आ रही है। आटा महंगा होगा, चीनी महंगी होगी, जो पहले ही ये चीज़ें महंगी हैं, दालें महंगी होंगी, ज़रूरियाती ज़िंदगी की हर चीज़ महंगी होगी, किराए ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिर देख लें कि महंगाई का ग्राफ, महंगाई का लेवल क्या होगा। इससे फिर आप आ जाएं उस तरफ के इमरान खान की अच्छी भली चलती हुई हुकूमत को किस तरीके से इन लोगों ने तब्दील कर दिया, चेंज कर दिया, और उनकी जगह पर जिन लोगों को लाकर बिठा दिया गया वो पाकिस्तान की मुईशत का बेड़ा गर्क कर चुके हैं और मज़ीद भी कर रहे हैं। आखिरकार उनको कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? और मंसूबे ये बन रहे हैं कि इस हुकूमत को मज़ीद भी तूल दे दिया जाए। इनको जितना तूल दिया जाएगा, पाकिस्तान की मुईशत उतनी ही ज़्यादा डूबती चली जाएगी और पाकिस्तानियों का जीना दो बार होता चला जाएगा। तो जो इन लोगों को लाने वाले हैं वो तो खुद भी चले गए, लेकिन इनके सर पर दस्ते शफ़क़त रखने वालों को कोई सोचना चाहिए, खुदा का खौफ करना चाहिए कि आखिरकार ये अवाम को कहाँ ले गए हैं। इस मुल्क में ये लोग भी रह रहे हैं, आप लोग भी रह रहे हैं। इन लोगों ने जब इक़्तिदार इनके हाथों से चला जाना है तो इन्होंने बैरून मुल्क चले जाना है। अपने असासे वहाँ पे इनके हैं, अपने कारोबार वहाँ पे हैं, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने रहना है और इनके सरपरस्तों ने रहना है, उनकी औलादों ने रहना है। कम से कम उस वक्त तक तो रहना है जब तक रिटायर नहीं हो जाना, और रिटायरमेंट में अभी कई साल पड़े हुए हैं। ये सोचें और फिर ऐसे इक़दाम करें कि किसी भी तरीके से हालात सही डगर पर आ जाएं। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।